हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं मैंने द मर्चेंट ऑफ वेनिस के फर्स्ट पार्ट में आधी स्टोरी को नरेट कर दिया है और अब ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो पोर्शिया है वो और बेसेनियो मिल लेते हैं। बेसेनियो बेलमोंट आ चुके हैं, दोनों में जो है बातें हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके हैं, दोनों में से मतलब प्यार हो चुका है। और अब जो है पोर्शिया बेसेनियो को लेकर कास्केट के पास जा रही है। अब यहाँ पर कास्केट चुनने की बारी आती है तो पोर्शिया बेसेनियो से कहती है, मेरे स्वामी आप बहुत ध्यान से कास्केट को चुनना, अगर आपने गलत कास्केट को चुना तो मैं अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि इसी डर है कि अगर इसने गलत कास्केट चुन लिया तो हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। तो पता चलता है कि पोर्शिया पूरी तरह से बेसेनियो के प्यार में पड़ चुकी है। उधर बेसेनियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है पोर्शिया से। अब वे चलते हैं कास्केट चुनने और बेसेनियो कास्केट को चुनते हैं लीड कास्केट को, जो बिल्कुल सही होता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई दिमाग लगाया इसे चुनने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने तुक्का लगाया और वो सही लग गया। आगे पोर्शिया जब भी कास्केट को चुन लेते हैं उसमें निकलती है पोर्शिया की पिक्चर। जिसमें पोर्शिया की पिक्चर निकलनी थी वो ही सही कास्केट होता। तो अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तय करते हैं एंगेजमेंट करने की, अपनी सगाई करने की। अब जब ये सगाई के लिए बात कर रहे होते हैं बेसेनियो और पोर्शिया, तो तभी वहाँ पर आता है ग्रेशियानो आकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ दोस्त तुम्हारे लिए, और मेरी ये इच्छा थी काश हम दोनों की ही एंगेजमेंट साथ होती, शादी साथ होती। तो इस पर बेसेनियो कहता है, अच्छा मैं भी यही चाहता हूँ, काश ऐसा हो पाता। तो ग्रेशियानो कहता है, मैंने तो लड़की भी देख रखी है। तो बेसेनियो से पूछता है कि नाम क्या है उसका। तो ग्रेशियानो कहता है नेरेशिया, और वो नेरेशिया की तरफ इंडिकेट करता है। नेरेशिया जो कि आप जानते हैं कि वो पोर्शिया की लेडी इन वेटिंग है, उसकी खास नौकरानी है और एक तरह की दोस्त भी है, नौकरानी से भी ज़्यादा उसकी पक्की दोस्त है, जिससे पोर्शिया हर तरह की बात शेयर करती है, जिसको आप बार बार पोर्शिया के साथ देख रहे हैं, हर जगह उसके साथ रहती है ये। तो पोर्शिया जो है फिर नेरेशिया से पूछती है कि क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, क्या तुम शादी करना चाहती हो ग्रेशियानो से। तो नेरेशिया सहमति जता देती है, यानी कि हामी सिर हिला देती है। तो इस तरह से जो है दोनों कपल जो है तैयार हो जाते हैं और फिर उन दोनों की क्या होती है, एंगेजमेंट हो जाती है। इधर बेसेनियो और पोर्शिया की, इधर ग्रेशियानो और नेरेशिया की एंगेजमेंट हो जाती है। अच्छा, आगे क्या होता है, एंगेजमेंट होने के बाद एंगेजमेंट होती रहती है, तभी क्या होता है, जेसिका जो भागी थी साइलोक की लड़की लोरेंजो के साथ, जो इन सब का दोस्त था, ग्रेशियानो, एंटोनियो, बेसेनियो, सेलेरिनो और सोलेनियो, इन सब के साथ जो भागा था, तो ये आ जाते हैं वहीं पर जहाँ एंगेजमेंट होती रहती है। तो किन के साथ आते हैं, सोलेनियो और सेलेरिनो के साथ, ठीक है। आने के बाद ये क्या होता है भाई, क्योंकि लोरेंजो इन दोनों का दोस्त है, ठीक है, तो ये सारी बातें बताते हैं। तो पोर्शिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं है, तय हो जाता है। फिर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, किस लिए, क्योंकि इनकी एंगेजमेंट हुई है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा, बेलमोंट की जो राजकुमारी है उसे फाइनली अपना वर मिल ही जाता है, इसलिए सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टी चल रही है। तभी क्या होता है, पार्टी के दौरान एक चिट्ठी आती है जो ग्रेशियानो आकर देता है, किसको, बेसेनियो को। बेसेनियो उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो चिट्ठी थी एंटोनियो की तरफ से। एंटोनियो ने लिख रखा था, मेरे दोस्त खुश रहो, तुम शादी करो, और मैं तो अब तुम्हें आखिरी विदा दे रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम ख़त्म हो चुका है जिसमें मुझे वो पैसा देना था, और अब साइलोक जो है मेरे लिए क्या खतरा बन चुका है, और वो जा रहा है ड्यूक ऑफ वेनिस के पास, मुझे क्या करने के लिए, कोर्ट तक ले जाने के लिए। ये सुनकर जो है बेसेनियो सिर पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, हक्का बक्का रह जाता है। तो क्योंकि फिर जो है पोर्सी जो है पोर्शिया उससे पूछती है क्या बात है, तो वो बताता है एंटोनियो के बारे में सारी बातें, कि ऐसे ऐसे जो है एंटोनियो था मेरा दोस्त, और उसने मेरी और तुम्हारी शादी में बहुत मदद की है, मैं उसी की मदद से यहाँ तक आया, सारी कहानी बताता है कि ऐसे सारे लोगों ने क्या किया। तो फिर क्या होता है, फिर पोर्शिया कहती है, अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, आप जाइए, जाकर
डबल पैसे दीजिए, 3,000 डुकेट्स की जगह आप 6,000 डुकेट्स दीजिए और कैसे भी अपने दोस्त को मनाइए। बल्कि 2,000 क्या, जितने भी 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने, जितने भी वे पैसा मांगता है वो आप उसे दीजिए और एंटोनियो को बचाइए। तो वहीं पर क्योंकि जेसिका भी है, किसकी लड़की है, वो साइलोक की, उसकी लड़की है, तो उसकी कुछ बातों को वो जानती भी होगी। तो वो क्या कहती है, इनसे सबसे कहती है, जेसिका कहती है कि मैंने एक दिन अपने पिताजी को सुना था किसी से बात करते हुए कि मैं किसी भी तरह से बस एंटोनियो से बदला लेना चाहता हूँ, कि अगर कोई मुझे 100 गुनी रकम भी वापस दे दे ना, 100 गुनी रकम दे दे, मेरी रकम की जितनी मेरी आज तक की कमाई है, अगर इसकी भी 100 गुनी दे दे कोई मुझे, तो भी मैं उसे मना कर दूंगा। मैं केवल एंटोनियो की ज़िंदगी चाहूँगा, मैं एंटोनियो को इतनी बुरी तरह से नफ़रत करता हूँ। तो ये सुनकर सब और परेशान हो जाते हैं और वहाँ से ये सब लोग चल देते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। एकदम से पत्र मिलते ही बेसेनियो, ग्रेसियानो, सोलेनियो और सैलरिनो ये सब चले जाते हैं। उधर क्या होता है, उधर ये भी जो होता है, साइलोक भी पहुंच जाता है ड्यूक ऑफ वेनिस के पास, एक तरह का जज कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, उनके पास अपने मुकदमे को लेके कि भाई मुझे जो है इंसाफ दिलाइए, मेरा इंसाफ कीजिए, ऐसे ऐसे एंटोनियो ने जो है मेरे साथ किया है, अब मैं क्या करूं। तो वहाँ पर ये पहुंच जाते हैं, इनका केस जो है दायर हो जाता है। अब चलते हैं अगले सीन पर। अगला सीन है तीसरा सीन, एक्ट 3 का तीसरा सीन, ठीक है। एक्ट 3 है, सीन 3 है, ठीक है। इसमें हम क्या है, ये कोर्ट का सीन है। यहाँ पर एंटोनियो बहुत ज़्यादा जो है सुनवाई से पहले बहुत प्रार्थना करता है साइलोक से। एंटोनी कहता है मुझे माफ़ कर दो, भाई तुम बताओ, मैं तुम्हारे पैसे सच में दे दूँगा, जो भी हर्जाना होगा उसे अवश्य दूंगा, एक बार मेरा सब कुछ ठीक होने दो। लेकिन जो साइलोक होता है वो सब कुछ मना कर देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अब 1 पाउंड मांस चाहिए, मैंने पहले ही पाउंड में सारी चीज़ें भरवा ली थी, अब क्यों तुम परेशान हो रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। नेक्स्ट सीन जो है ये है बेलमोंट का, वो वेनिस का सीन था। अब ये सीन कौन सा है, ये सीन है 4 और एक्ट भी चल रहा है 4th, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ी हुई है पोर्शिया, बात कर रही है बाल्थाजार से, बाल्थाजार, ठीक है। बाल्थाजार जो मैंने आपको बताया इनके सर्वेंट है, और इन्हें एक चिट्ठी दे रही है और क्या कह रही है कि जाओ जाकर ये चिट्ठी, मेरा भाई जो पड़ुआ में रहता है, पड़ुआ में, और जो वेनिस में एक जो है क्या है, वकील है, रहता तो पड़ुआ में है लेकिन वो वेनिस का एक वकील है, और जो लड़ने वाला है एंटोनियो का केस, ठीक है। तो उसे जाकर ये चिट्ठी दे दो मेरी। और चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि ये चिट्ठी है डॉक्टर बेलोरियो के लिए, जो कौन है, वे पोर्शिया के भाई है डॉक्टर बेलोरियो, और उनके लिए चिट्ठी देती है पोर्शिया डॉक्टर बेलोरियो के लिए। और इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि भैया आप जो है एक चिट्ठी लिखिए, और उस चिट्ठी में ये लिखिए, ड्यूक ऑफ वेनिस के लिए वो चिट्ठी आप लिखेंगे, ठीक है। ड्यूक ऑफ वेनिस के लिए चिट्ठी लिखेंगे और उसमें आपको लिखना है कि ड्यूक ऑफ वेनिस, मैं डॉक्टर बेलेरियो आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि किसी कारणवश मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, जिस कारण से मैं आज एंटोनियो का केस लड़ने नहीं आ सकता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं अपनी तरफ से एक वकील भेज रहा हूँ और उसके साथ एक उसका असिस्टेंट भेज रहा हूँ, तो आप उन्हें वो केस लड़ने दें, क्योंकि वे बहुत ही काबिल वकील है। आप उनकी उम्र पर ना जाइए, उम्र उनकी कम है लेकिन टैलेंट उनका बहुत अच्छा है, आप उनको ये केस लड़ने दीजिए। ये सब जो है वो चिट्ठी में लिखकर बाल्थाजार को देते और कहती है जाकर डॉक्टर बेलेरियो को दे के आओ, और जो ये देंगे, जो चिट्ठी वापस में देंगे वो मुझे तुम देना, वो मैं तुमसे लूँगी। जहाज़ों का जो बेड़ा जहाँ खड़ा होता है, यानी कि जहाँ शिप का स्टेशन होगा वहाँ पर मैं पोर्ट पर तुमसे वो जो है चिट्ठी लूँगी, वहाँ पर लेके आना उसको, है ना। पोर्ट पर आप चिट्ठी लेके आएंगे और वहाँ से मैं वो चिट्ठी रिसीव कर लूँगी तुमसे। तो बाल्थाजार चला जाता है और वो चिट्ठी लेकर आगे जाके मिल भी जाता है पोर्शिया से, ठीक है। अब इतने में क्या करती है पोर्शिया बुलाती है लोरेंजो और जेसिका को और उनसे कहती है कि मेरी एब्सेंस में आप यहाँ का ध्यान रखेंगे बेलमोंट का, और उनको सारी कंडीशन, सारी चीज़ें बताती है कि मैं अब जा रही हूँ वेनिस और मैं लड़ूंगी किसका केस, मैं लड़ूंगी एंटोनियो का केस, और मैं एक वकील बनकर वहाँ पर जाऊँगी, ठीक है। ये बात उनको बता देती है। मैं अपने साथ नैरेशिया को भी लेकर जा रही हूँ, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ का ध्यान रखेंगे। अब वो क्या करती है, नैरेशिया और पोर्शिया दोनों ही बन जाती है वकील,
ठीक है। और कौन सा वकील, देखिए यहाँ पर लॉयर की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर देंगे, यहाँ पर वाई छूट गया है, लॉयर बन जाएंगी। और दोनों कौन सी कैसी लॉयर बनेगी, मेल लॉयर, मतलब आदमी का बेस बनाएंगी, आदमी वकील का। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया वेनिस क्या है, एक पुरुष प्रधान देश है, वहाँ पर अनुमति नहीं है लेडीज को केस लड़ने की या वकालत करने की। वहाँ पर लेडीज मतलब पुराने ज़माने की बात है, तब ये जो चीज़ें जो है वो लेडीज को परमिशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। ये दोनों बन जाती है वकील, नेरेशिया और पोर्शिया, और चल देती है। और आगे जाके इन्हें बाल्थाजार मिल जाता है, वो डॉक्टर बेलोरियो से जो ऐसा पत्र इन्होंने कहा था पोर्शिया ने, डॉक्टर बेलेरियो ऐसा ही पत्र लिख कर दे देते हैं बाल्थाजार को, और बाल्थाजार वो पत्र दे देता है पोर्शिया को, वो लेकर ये दोनों निकल जाती है। अब चलते हैं अगले सीन पर। देखिए अगला सीन जो है वो है एक्ट 5, सॉरी सीन 5 है और एक्ट 4 भी है, ठीक है। इस सीन में जो है आपको दिख रहे हैं कौन कौन, ये तो है जेसिका और ये है लॉन्सलॉट गोबो। लॉन्सलॉट गोबो क्योंकि एक कॉमिकल वो था पार्ट, कभी कैसा बेस बनाता है कभी कैसा, तो ये दोनों जो है आपस में बात कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छी तरीके से दोस्त एक तरह से। जब ये क्योंकि लॉन्सलॉट गोबो क्या था, इनके घर पे पहले नौकरी करता था, और जेसिका ने इसे ही पत्र दिया था लोरेंजो को देने के लिए जब भागने वाली थी। तभी क्या होता है वहाँ पर लोरेंजो आ जाता है, और वो इन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख के थोड़ा जेलिश हो जाता है कि भाई ये लॉन्सलॉट गोबो से ऐसे बात क्यों कर रही है, ये मेरी पत्नी बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी। इनको सैलेरिनो और सोलेनियो जो है इनकी शादी करा के इनको यहाँ पर लेकर आए थे। तो ये थोड़ा जो है क्या होता है, थोड़ा जेलिश फील कर जाता है। तो जेसिका खैर जो है इसकी गलतफहमी को दूर करती है, और ये इसके बाद अगले एक्ट पर चलते हैं। अगला एक्ट जो है वो आ जाता है, फिर से कोर्ट का सीन आ जाता है। अब देखिए एक्ट आ गया है, एक्ट आ गया 4, एक्ट 4 और सीन 1, ठीक है। यानी कि चौथे दिन का एपिसोड अब आप देख रहे हैं इस नाटक का, एक तरह से जो हम कह सकते हैं। एक्ट 4 में क्या होता है, एक्ट 4 में जो पहले दृश्य में हमें दिख रही है कोर्ट, ये कोर्ट का दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर अदालत लग चुकी है, ड्यूक ऑफ वेनिस बैठ गए हैं, साइलोक है, और साइलोक एंटोनियो है, और एंटोनियो के सारे दोस्त हैं, सैलेरिनो, सोलेनियो, बेसेनियो, ये सब इनके साथ है। लोरेंजो नहीं है, क्योंकि लोरेंजो कहाँ पर है, वो बेलमोंट में है, और वो ही पोर्शिया की एब्सेंस में वहाँ का ध्यान रख रहा है, ठीक है। अब जो है ड्यूक ऑफ वेनिस जो है यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइलोक से कहते हैं कि दया दिखाओ, कि तुम दया करो, छोड़ दो एंटोनियो को, वैसे ही एंटोनियो बेचारा बर्बाद हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हो, उसकी जान क्यों ले रहे हो, ऐसे कैसे निर्दयी बन सकते, तुम छोड़ दो उसे। लेकिन ये कहता है नहीं, आप न्याय करने बैठे, न्याय कीजिए, ये कोई न्याय नहीं कर रहे आप, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। फिर क्या होता है, फिर जो है ये जैसे ही ड्यूक ऑफ वेनिस कहते चलो भाई ठीक है, जब बॉन्ड के अनुसार तो अब 1 पाउंड मांस देना ही होगा एंटोनियो को, तो ले लीजिए। तो ये कहता है कहाँ से लेंगे आप, तो ये कहता है मैं इसके दिल के पास का लूँगा 1 पाउंड मांस, और ये लेके छुरा खड़ा भी हो जाता है, शुरू भी हो जाता है, मतलब शर्ट उतरवा दी जाती है एंटोनियो की। और फिर क्या होता है, एकदम से आ जाती है पोर्शिया एंट्री लेती है फिर कोर्ट में, पोर्शिया साथ में नेरेशिया के, ठीक है, नेरेशिया बैठी हुई है, ये दोनों एंट्री लेती है। ये दोनों बताती है कि भाई मैं ऐसे ऐसे वहाँ से आई हूँ, वो पत्र दे देती है, मतलब यहाँ पर आकर पोर्शिया जो है पत्र देती है ड्यूक ऑफ वेनिस को, और बताती है कि मुझे भेजा है ऐसे ऐसे डॉक्टर बेलेरियो ने मुझे भेजा है, और मेरा नाम, वे उसका नाम पूछते हैं, वो नाम बताती है कि मेरा नाम बाल्थाजार है। देखिए वो अपना नाम बाल्थाजार बताती है एकदम से, क्योंकि उन्हें नाम याद नहीं आता है, तो उस टाइम पर उनके दिमाग में आता है कि हाँ भाई, उनको अपने नौकर का नाम याद आ जाता है, और नौकर के नाम से ही वो जो है अपना नाम रख लेती है, और कहती है कि मेरा नाम बाल्थाजार है। तो ड्यूक ऑफ वेनिस जो है उनको परमिशन दे देते, चिट्ठी पढ़ लेते हैं उनकी, और उनको परमिशन दे देते हैं केस लड़ने की। फिर क्या होता है, पोर्शिया कहती है, पोर्शिया उनसे पहले तो कहती है दया दिखाओ दया दिखाओ, लेकिन वो जो है मना करते हैं। पोर्शिया आपको याद हो यहाँ पर दया पर बहुत लंबी स्पीच देती है, जो आपने 11th क्लास में जो मर्सी पोएम है, मर्सी आपने पढ़ी भी है ना,
मर्सी जो विलियम शेक्सपियर की, वो इसी प्ले से है। और ये पोर्शिया को ही बोलते हुए दिखाया गया है कि पोर्शिया ही उस पोएम को गा रही है, मर्सी वाली को, कि दया दिखाओ, वो दिव्य शक्ति होती है, दया दिखाने पर देने वाला और लेने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं, तुम्हें दया दिखानी चाहिए, दया से ऊपर, दया एक राजा के मुकुट से भी ज़्यादा महान गुण है। लेकिन साइलोक तो बस अड़ा हुआ है, ना ना ना, आप मेन पॉइंट पर आइए। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि बॉन्ड में क्या भरा गया है, उसे पूरा कीजिए। ड्यूक ऑफ वेनिस भी दुखी है, वे चाहते तो ये है कि एंटोनियो को बचा लिया जाए, लेकिन वे भी मजबूर है, क्योंकि मैंने बताया कि ड्यूक की रेपुटेशन क्या है, भाई न्याय दिखाने की, और उन्हें न्याय करना होगा। अगर वे यहाँ पर अन्याय कर देते हैं, मतलब मान लिया वे जो है एंटोनियो की तरफ हो जाते हैं और कहते नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, तो क्या होगा? ड्यूक ऑफ वेनिस की क्या इमेज बनेगी वहाँ पर वेनिस में, कि भाई एक जो अल्पसंख्यक थे, मतलब जो दूसरे देश के वे थे, हमारे यहाँ पर जो ज्यूस थे, इन्होंने वेनिस में एक क्रिश्चियन होने के नाते और एक ड्यूक का पद लेने के नाते ड्यूक ऑफ वेनिस ने सही निर्णय नहीं लिया, उन्होंने गलत निर्णय लिया, तो जनता भड़क भी सकती थी, इसलिए वे भी कुछ नहीं कर पाते। तो पोर्शिया भी काफ़ी कहती है, पोर्शिया कहती है चलो तुम 9,000 डुकेट्स ले लो, 3,000 दिए थे, 3 गुने ले लो, ये 3 गुने देने की वो करती है बात। जब बेसेनियो आता है तो बेसेनियो तो कहता है कि भाई तुम 2 गुने ले लो, जब वो आता है ना, तो वो तो कहता है साइलोक से कि तुम 2 गुने ले लो, मैं तुम्हें 6,000 डुकेट्स दे दूंगा। जब यहाँ पर बात होती है, जब एंटोनियो कहता है कि मुझ पर दया दिखाओ, जब मैंने यहाँ पर आपको बताया था एंटोनियो से दया की भीख मांगता है, मना कर देता है, उसी टाइम बेसेनियो भी कहता है कि मैं तुम्हें 6,000 दे दूंगा 3,000 की बजाय, लेकिन तुम इसे छोड़ दो। ये छोड़ने के लिए मना नहीं करता, ये छोड़ने के लिए मना कर देता है। अब यहाँ पर पोर्शिया कह रही है मैं तुम्हें 9,000 दे दूँगी, 3 गुने दे दूँगी, तुम इसे छोड़ दो 9,000 लेकर, ये तब भी मना कर देता है। तो पोर्शिया कहती है अच्छा, तो फिर आप तो बॉन्ड के हिसाब से ही चलेंगे? कह रहे हैं हाँ। कहने लगे तो आप तैयार हैं बॉन्ड के हिसाब से चलने के लिए? कहने लगे हाँ। कहने लगे कि सोच लीजिए, कहने लगे सोच लिया। तो वो कहने लगे ड्यूक ऑफ वेनिस से ठीक है, मैं बॉन्ड को पढ़ती हूँ और बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही इन्हें मैं न्याय दूंगी, मैं इनको न्याय दिलवाऊंगी। बॉन्ड में लिखा है कि आप शरीर का 1 पाउंड मांस लेंगे और जो आप जगह अपने आप डिसाइड करेंगे। तो साइलोक को हो जाता है हाँ भाई हाँ, वो बिल्कुल सही बात कह रही है आप। तो यहाँ पर जो है सारे लोग जो है डर जाते हैं, जितने भी एंटोनियो की तरफ के होते हैं, कि क्या कर रहा है ये वकील, ये हमें हरवाएगा। तो पोर्शिया कहती है तो आप तराजू लेकर आए हैं? कहने लगता है हाँ मैं तराजू लेकर आया हूँ, मैं 1 पाउंड मांस लूँगा। ठीक है, तो आप उससे जो है 1 पाउंड से एक भी जरा भी कम या ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 पाउंड मांस ही काटेंगे एक बार में। अगर आपने कम या ज़्यादा काटा तो फिर उल्टा आप पे केस हो जाएगा, यहाँ पर ही फंसा देती है। इसी बीच जो है पोर्शिया ड्यूक ऑफ वेनिस से जो है कहती है, एक उनको चीज़ याद दिलाती है, कि मेन पॉइंट याद दिलाते, नियम याद दिलाती है कि नियम ये है कि कोई भी ज्यू, ठीक है, कोई भी ज्यू किसी भी क्रिश्चियन का, ठीक है, खून बहाएगा किसी भी कारण से, अगर वो उसका खून बहाता है, खून करता है, मान लिया मार देता है उसे, क्योंकि 1 पाउंड मांस जब कटेगा तो एंटोनियो तो अपने आप ही मर जाएगा। तो एक नियम है हमारे इसमें, हमारे यहाँ पर इसमें भाई वेनिस में पोर्शिया कह रही है कि अगर कोई भी ज्यू किसी क्रिश्चियन को मार देता है, उसका खून बहाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा होता है। उसके खिलाफ क्या मुकदमा होता है? कि उसकी संपत्ति का आधा तो जाता है वेनिस के खजाने में, ठीक है, वेनिस के खजाने में जाएगी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी आधी तो चली गई वेनिस के खजाने में, और जो आधी बची है उस विक्टिम को मिलेगी जिसको वो मारने की कोशिश करता है, जिसका वो खून बहाता है, ठीक है। एंटोनियो क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विक्टिम है, तो इसकी संपत्ति एंटोनियो को मिल जाएगी क्योंकि ये इसका खून बहाएगा। एक तो ये बात, दूसरी बात, ये 2 नियम वो जो है याद दिलाती है उनको कि ये 2 नियम है कि एक तो क्या होगा कि कोई भी जो है यहाँ पर किसी का भी जो है खून नहीं बहाएगा, किसी भी क्रिश्चियन का, कोई भी ज्यूइश, और अगर ऐसा करता है तो उसकी आधी संपत्ति तो क्या हो जाएगी, आधी तो चली जाएगी ड्यूक ऑफ वेनिस के खजाने में, वेनिस के खजाने में, और आधी चली जाएगी विक्टिम के पास। तीसरा नियम ये था कि भाई अगर विक्टिम ऐसा वो करने की कोशिश करता है किसी क्रिश्चियन के साथ, कोई ज्यूइश, ठीक है, तो उसको मृत्युदंड मिलेगा, उसको मौत दे दी जाएगी, ये भी एक नियम है।
तो और दूसरा क्या होता है, कहती है हाँ चलो फिर भी ठीक है, इस बात को छोड़िए, वो तो मैंने ड्यूक ऑफ वेनिस को याद दिला दी। एक तो आप 1 पाउंड से भी ज़्यादा या कम नहीं काटेंगे, दूसरा जब आप मांस काटेंगे तो खून की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, खून नहीं गिरना चाहिए एक भी बूंद। आप केवल मांस की बात कीजिए, क्योंकि बात हुई है मांस की, न कि खून की। तो बॉन्ड में तो लिखा हुआ है कि 1 पाउंड मांस चाहिए, हम आपको 1 पाउंड मांस देंगे। ना तो आप ज़्यादा काटेंगे ना कम काटेंगे, ना एक भी बूंद खून की गिरनी चाहिए, क्योंकि खून की कोई बात नहीं लिखी हुई है बॉन्ड में। तो इसमें क्या होता है, साइलोग डर जाता है, वो उसे फील हो जाता है कि मैं फंस गया हूँ, और सारे नियम भी उसने बता दिए। तो वो क्या कहता है, चलो चलो ठीक है, मैं एग्री हूँ, मुझे 9,000 डुकेट्स दीजिए और मैं यहाँ पे केस ख़त्म करता हूँ। तो पोर्शिया कहती है नहीं नहीं नहीं, अब तो बस बॉन्ड के हिसाब से चलेंगे, जो बॉन्ड में लिखा हुआ है। आप अपने जो है 1 पाउंड मांस काटिए और लीजिए और जाइए। तो वो जो है कहता है नहीं चलो मुझे आप 3,000 ही दे दीजिए जितने मैंने दिए थे। ये कहती है नहीं, अब तो आपको मांस ही देना पड़ेगा, मांस ही लेना पड़ेगा। तो जो है ड्यूक ऑफ वेनिस फिर जो है, अच्छा पहले ये नियम देखिए, ये नियम थे कि भाई सताए गए, क्या नियम था, अगर कोई किसी का खून बहाना चाहता है, कोई क्रिश्चियन का खून बहाना चाहता है, अगर कोई ज्यूस उस टाइम पर वेनिस में, तो क्या नियम था, पहला नियम, सताए गए नागरिक को दोषी की आधी संपत्ति दी जाएगी, यानी कि साइलोग की आधी संपत्ति किसको मिल जाएगी, एंटोनियो को, अगर वो उसके खून करने का इरादा भी बनाता है। दूसरी बात, आधी संपत्ति वेनिस के खजाने में जमा हो जाएगी, जो संपत्ति आधी बची वो वेनिस के खजाने में चलेगी, मैंने आपको बताया। और तीसरी बात, दोषी के प्राण अब ड्यूक के पूर्णतः अधीन होंगे, कि जो ड्यूक वहाँ पर फैसले के लिए बैठा है उसके अधीन हो जाएंगे, वो चाहे तो उसे मृत्युदंड दे दे, चाहे तो वो उसको छोड़ दे, ये ड्यूक ऑफ वेनिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं, ड्यूक ऑफ वेनिस साइलोग से कहते हैं, जान तो मैं तुम्हारी बख्श देता हूँ, ठीक है, जान तो बख्श दी मैंने, लेकिन तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तो चली गई वेनिस के खजाने में और आधी चली गई है एंटोनियो के पास। तो ये सुनकर एंटोनियो कहता है नहीं मुझे माय लॉर्ड, मुझे तो ऐसे में साइलोग कहता है, पहले एंटोनियो से पहले साइलोग कहता है कि आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, कि भाई मैं इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीऊँ कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं एक एक चीज़ के लिए तरसूँ, जो इतनी मतलब प्रॉपर्टी में मैं आज तक जीता, और क्योंकि उसने बहुत पैसा कमा रखा था लोगों को ब्याज पे दे दे के, तो ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। तो फिर एंटोनियो बोलता है, एंटोनियो कहता है नहीं, आप ऐसा ये कहता है कि मुझे साइलोग की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे साइलोग की प्रॉपर्टी दो, आप इसकी प्रॉपर्टी जो मेरे हिस्से की थी वो इसे दे दीजिए। वेनिस के खजाने से तो खैर मैं इसको दिलवा नहीं सकता, जो इसकी जा चुकी है वो तो उसमें ही जाएगी, लेकिन मैं इससे प्रॉपर्टी नहीं चाहता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी इसे ही दे दी जाए। और जो ड्यूक ऑफ वेनिस है इसके प्राण छोड़ देते, तो इस तरह से बस केवल इसकी आधी प्रॉपर्टी जाती है। अब क्या होता है, एंटोनी जो है कुछ शर्त रखता है कि कैसे छोड़ देगा वो कहता है कि आधी संपत्ति तो साइलोग को दे दी जाए, आधी संपत्ति वेनिस के खजाने में, क्योंकि उस पर कोई भी जो निर्णय हो चुका उसको कोई बदल नहीं सकता, वेनिस के खजाने में तो जाएगी जाएगी, ठीक है, आधी तो उसमें चली जाएगी। लेकिन एंटोनियो कहता है कि ये जो है एक कंडीशन पर, एक तो इसे क्रिश्चियन बनना होगा, जू से हटकर ये बन जाएगा क्रिश्चियन, इसे जूइश नहीं रहना, अब क्रिश्चियन बनना है। और दूसरी मेरी कंडीशन है कि इसे लोरेंजो और जेसिका को अपनाना होगा, अपनी बेटी और अपने दामाद को अपनाना होगा, और अपनी वसीयत में इन्हें ही अपना वारिस बना के जाना होगा, जब ये मरेगा तो इसकी प्रॉपर्टी फिर इन दोनों के नाम होगी। ये बात साइलोग मान लेता है, एग्री हो जाता है, और वो ये कहकर कि मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट वेल, ये कहकर वो कोर्ट से चला जाता है दुखी होकर, ठीक है। अब अगले सीन की बात, अगला सीन है एक्ट 4 का सीन 2, ठीक है, अभी सीन 1 हुआ है, अब सीन 2 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये है नेरेशिया और पोर्शिया, ये इनके पास जो है ग्रेशियानो को भेजा जाता है, 6,000 डुकेट जो लेकर आया था बेसेनियो, वो कहलवाता है, ग्रेशियानो को देकर भेजता है, कहता है ग्रेशियानो कि मैडम सर, क्योंकि तो जेंट्स के बेस में है, कहते हैं कि सर ये बेसेनियो और एंटोनियो ने आपकी फ़ीस भिजवाई है, उन्होंने कहा है कि आपका बहुत आभार, वो तो फ़ीस तो हम आपकी कभी भी नहीं दे पाएंगे जो आपने हम पे एहसान किया है, लेकिन क्योंकि 6,000 डुकेट्स हम इसको देने के लिए लाए थे,
साइलोक को, अब ये हम आपको देना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहकर मुझे भेजा है, ये ग्रेशियानो कहता है। तो नेरेसिया और पोर्शिया मना कर देते हैं, वो कह देते हैं नहीं नहीं, हमें जो है ये पैसे नहीं चाहिए, आप उनसे बोलिए कि उनके हाथ में जो अंगूठी है हमें वो अंगूठी चाहिए। और ऐसे ही नेरेसिया कह देते हैं मुझे वो अंगूठी चाहिए जो आपके हाथ में है, हमारी फ़ीस यही होगी। तो ये जो है कहता है अच्छा। तो ये जाता है, ये सारी बात उन्हें बताता है। तो भाई बेसेनियो एकदम से पहले तो मना कर देता है, कहता है मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो मुझे जो है पोर्शिया ने दी थी। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई थी आपको कि जिस टाइम पर इनकी एंगेजमेंट होती है, पोर्शिया की और बेसेनियो की, नेरेसिया और ग्रेशियानो की, तो पोर्शिया और नेरेसिया इनसे ये कहती है, पहले पोर्शिया कहती है बेसेनियो से कि अंगूठी आपके हाथ से कभी नहीं उतरनी चाहिए, ज़िंदगी में चाहे कैसा भी टाइम आ जाए आपको ये अंगूठी पहने रखनी है। अगर आपके हाथ से ये अंगूठी उतरी तो मैं समझूंगी कि आप मेरे से प्यार नहीं करते। तो बेसेनियो वचन देता है कि मैं कभी इस अंगूठी को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। ऐसे ही ग्रेशियानो भी वचन दे देता है कि मैं भी इस वचन का पालन करूंगा। नेरेसिया को वो भी ऐसा बोलता है। अब जब जाकर ये बोलता है ग्रेशियानो कि भाई वो तो ऐसे ऐसे अंगूठी मांग रही है और मेरे से भी मांगी है, हम कैसे दे देंगे। तो बेसेनियो भी कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम कैसे दे देंगे, ये अंगूठी नहीं दे सकते, हम उनको कीमत दे देंगे जो भी उन्हें चाहिए। तो फिर एंटोनियो ने समझाता है, कहता है कि नहीं दोस्त, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है और आप इन्हें ये अंगूठी दे दीजिए। तो जब वो बहुत समझाता है तो बेसेनियो अपनी अंगूठी ग्रेशियानो को दे देता है और ग्रेशियानो भी अपनी अंगूठी उतार देता है और अब ये इन दोनों को भी अंगूठी दे देता है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट एक्ट और लास्ट सीन। ठीक है, ये है एक्ट 5 और सीन 1। ठीक है, इसका एक ही सीन है। इसमें क्या होता है, लोरेंजो और जेसिका बैठे हुए हैं, तभी स्टेफेनो आता है, वैसे उसका पोर्शिया का नौकर, और वो उन्हें आकर बताता है कि पोर्शिया और नेरेसिया केस जीत कर आ रही है। इस खुशी में लोरेंजो म्यूजिक बजवाता है, म्यूजिशियन से उनका स्वागत म्यूजिक से करवाता है। ठीक है, अब पोर्शिया और नेरेसिया जो है वे आ जाती है। वे आने के बाद जो है लोरेंजो ने बताता है कि एंटोनियो और जो बेसेनियो आने वाले हैं। तो नेरेसिया और पोर्शिया जो है जल्दी से अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। अब स्टेज पर आते हैं ग्रेशियानो और कौन आते हैं, और आते हैं एंटोनियो और बेसेनियो, ये सब स्टेज पर आ जाते हैं। स्टेज पर आने के बाद ये मतलब ये आ गए हैं, अभी बेलमोंट पहुंच गए हैं ना। बेलमोंट आने के बाद यहाँ पर प्लानिंग चल रही है भाई कि रिंग से रिलेटेड। ये प्लानिंग कौन कर रहा है, ये कर रही है जेसिका और नेरेसिया। ये दोनों एक प्लानिंग कर रही है कि भाई अब हम जो है अपने पतियों को थोड़ा सताएंगे, जो हमारे होने वाले पति हैं उनको थोड़ा रिंग को लेके, अंगूठी को लेकर हम सताएंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ है वो रिंग जो हमने तुम्हें पहनाई थी। और ये इस मजाक में इन दोनों को भी शामिल कर लेती है, जेसिका और लोरेंजो को। इन्हें कहती है कि आप भी कुछ मत बोलिएगा, चुप रहिएगा, अब देखना हम उनका कैसा बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये जो है एंटोनियो और ग्रेशियानो आते हैं, नेरेसिया के पति और पोर्शिया के पति। ठीक है, दोनों इनकी आओ बैठ करती है, पूछती है कैसे रहा सब कुछ, ये बताते हैं। ठीक है, फिर बातें चलती रहती है। यहाँ पर क्या होता है, बात में शादी के लिए जैसे बातें चलती रहती है, ये मतलब खुश है सभी लोग। इतने में क्या होता है, पोर्शिया नज़र डालती है बेसेनियो के हाथ पर, पूछती है तुम्हारी वो अंगूठी कहाँ है। बेसेनियो उसे बताता है सारी कहानी कि ऐसे ऐसे हमें वो जो अंगूठी है वहाँ वकील को देनी पड़ेगी, उस वकील ने डिमांड करी। तो पोर्शिया इस पर कहते तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बेवफाई की है, मैंने तुम्हें कहा था कि अंगूठी नहीं उतारनी चाहिए और तुमने इसे उतारा है। ऐसे ही नेरेसिया भी ग्रेशियानो को कहती है उसके हाथ को देखकर। काफ़ी देर तक ये दोनों जो है कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ, हम कि ऐसे ही हुआ था, हमें ऐसे ही देनी पड़ी, लेकिन ये दोनों जो है कहती है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। फिर क्या होता है, एंटोनियो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा ही हुआ है, मैं भी गवाह हूँ इस बात का, मैंने भी देखा है, सच में मेरे कहने से दी, बल्कि बेसेनियो और ग्रेशियानो तो देना भी नहीं चाहते थे, मेरे कहने से ही इन्होंने वो अंगूठी दी है। तो काफ़ी देर होने के बाद फिर जो है पोर्शिया और नेरेसिया कहती है चलो ठीक है, और ये कह देती है कि फिर ये एकदम से भी अंगूठी निकालती है। अंगूठी देखकर ग्रेशियानो, बेसेनियो और एंटोनियो सब चौंक पड़ते हैं। तो ये पूछते तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे आई, फिर ये सारी कहानी बताती है।
कि हम दोनों ऐसे ऐसे वहाँ गई थी, हम ही वो वकील थे, हम ही ने केस लड़ा है। और ये सुनकर बेसैनियों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अपनी पत्नी के ऊपर। यहाँ पर फिर जो है शादी हो जाती है बेसेनियो और पोर्शिया की, नेरेशिया और ग्रेसियानो की। और जेसिका और जो लोरेंजो है वे तो पहले से ही शादी हो चुकी है उनकी। और अब सब कुछ हैप्पी एंडिंग की ओर चल रहा है। पता चलता है कि यहाँ पर सब ये बैठे हुए हैं, शादी की तैयारी चल रही है। इतने में पता चलता है कि भाई जो एंटोनियो है उसकी शिप सही सलामत वापस आ रही है, उसका कोई शिप नहीं डूबा है, ये झूठी अफवाह थी। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, दोगुनी हो जाती है खुशी। और तीसरी तरफ हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई एंटोनियो की मदद से कि जेसिका को और लोरेंजो को जो है उनका पिता जो है अपनाएगा, जो शाइलोक है वो उन दोनों को अपनाएगा। तो इस तरह से नाटक की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सभी खुश है, केवल छोड़कर किसको? शाइलोक को। एंटोनियो इसलिए खुश है क्योंकि उसकी शिप वापस आ गई, उसका वो दिवालिया नहीं हुआ है। बेसेनी और पोर्शिया शादी करके खुश है, ग्रेसियानो और नेरेसिया शादी करके खुश है। और जो ऊपर अगर हम बात करें जेसिका और लोरेंजो की, ये दोनों भी खुश है क्योंकि इनकी शादी तो हो ही चुकी है और इनके जो है संपत्ति भी इनको मिल गई है। बस दुखी कौन है? केवल शाइलोक। इस तरह से नाटक का अंत हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।